इस वक्त दुनिया भर में बहस ये चल रही है कि चाइना को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर के चाइना का रोल क्या रहा। नैरेटिव ये बनता जा रहा है कि चाइना से लोग अपने आप को कैसे डिरिस्क करें। अभी भारत ने भी एक फैसला लिया जब चाइना ने HDFC में उनके सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% की हिस्सेदारी जब बढ़ा ली, तो उसके बाद सरकार का एक कदम सामने आया और वो ये कदम था कि FDI जो है ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगी जो पड़ोसी देश है जिसमें चाइना शामिल है, बल्कि वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही आ पाएगी। अभी पिछले दिनों गेटवे हाउस जो एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें ये बताया गया था कि चाइना में भारत का निवेश कितना है। इसको समझने के लिए हमने इस रिपोर्ट के जो ऑथर हैं अमित भंडारी, उनको बुलाया है। अमित भंडारी जी से हम यही समझना चाहेंगे कि चाइना के इन्वेस्टमेंट का जरा पर्सपेक्टिव समझाइए। ये जो FDI का कदम उठाया गया, वहीं से शुरू करते हैं, कैसा कदम है ये? जी, धन्यवाद संजय जी। तो चाइना का भारत में FDI तकरीबन 6 अरब डॉलर का है और इसमें से तकरीबन 2/3 या उससे थोड़ा ज्यादा भारत के स्टार्टअप सेक्टर में लगा हुआ है, जैसे पेटीएम, बिग बास्केट, ओला, इस प्रकार की कंपनियों में। तो अब चाइना के निवेश से भारत सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है या किसी भी और सरकार को? हमने ये देखा है कि पिछले 3 या 4 वर्ष में जर्मनी, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने भी चीनी निवेश पर कुछ रोकथाम लगाई है। तो एक मुद्दा तो ये होता है कि जैसे भारत में ज्यादातर बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में है, चाइना में ज्यादातर कंपनियां सरकार के नियंत्रण में आती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के क्यों ना हो, सरकार का उन पर कुछ नियंत्रण रहता है। तो अगर कोई सरकारी कंपनी किसी विदेशी कंपनी को एक्वायर कर रही है या खरीद रही है, तो सामने वाली सरकार को भी एक बार लगेगा कि ये सामने वाली सरकार भी एक बार प्रश्न करना चाहेगी। तो जैसे आपने HDFC का उदाहरण दिया है, वहां पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% शेयर खरीदे हैं। तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को भारत में निवेश क्यों करना है? वो अपना मतलब वो एक साधारण प्राइवेट कंपनी तो है नहीं। तो एक मुद्दा ये उठता है। अब जहां तक चाइना का भारत में इन्वेस्टमेंट है, हमने देखा है कि तकरीबन 150 से अधिक निवेश उन्होंने भारत में किए हैं अभी तक, और जिसमें से कि 90 जो है वो भारत के स्टार्टअप सेक्टर में है। तो ये जो है ये भारत के कल के बिजनेसेस हैं। जैसे आज हमारे पास रिलायंस, L&T और TCS हैं। ये इनमें से बहुत सारी कंपनियां कल की रिलायंस, TCS और L&T बनेंगी आगे जाके, और इनमें अगर एक पहली स्टेज पर ही चाइना का इन्वेस्टमेंट आ गया है, तो आगे जाके हो सकता है ये कंपनियां चाइनीज शेयर होल्डर की हो, हमारी ना रहे। जी, तो ये हमको दर्शकों को बताना चाहिए कि पेटीएम जो है उसका 40% शेयर होल्डिंग जो है वो अलीबाबा के पास है। इसी तरह से ओयो हो, ओला हो, दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं, हाइक हो, बिग बास्केट हो, सब में चाइनीज कंपनियों के इन्वेस्टमेंट हैं। तो ये पिछले 5 सालों में जब हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव का विरोध कर रहे थे, उसमें शामिल नहीं हुए, आपने अपनी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया है। तो वर्चुअल बेल्ट रोड इनिशिएटिव लेकर के भारत के डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप थे, उसमें चाइना ने अपनी मौजूदगी बहुत बढ़ा ली है। इसको हमको पहले रोकना चाहिए था या बिल्कुल ठीक है? इसमें फिक्र की क्या बात है? देखिए, मुद्दा ये है कि एक तो ये वो कंपनियां हैं जैसे गूगल है या फेसबुक है। अमेरिका की जो सबसे कीमती कंपनियां आज हैं, मूल्यवान कंपनियां हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक वगैरह। तो ये जो कंपनियां हैं, ओयो, बिग बास्केट, ओला, ये कंपनियां आगे जाके इंडिया की वही टेक्नोलॉजी जाइंट्स अमेजॉन, फेसबुक, गूगल बनेंगी। तो क्या ये कंपनियां आज ही किसी विदेशी शेयर होल्डर को बेच दी जाएं या फिर कुछ रोका जाए? पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि पिछले 2 या 3 महीने में कोरोना महामारी की वजह से हमारा शेयर मार्केट गिरा है, लिस्टेड कंपनियों की कीमत गिरी है, और जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं जिनको कि हर 6 महीने 1 साल में इक्विटी उठानी पड़ती है, उनके वैल्यूएशन और भी गिरे हैं। तो ऐसे में जबकि मार्केट में डिस्ट्रेस है, समझ लीजिए, जबकि मार्केट में इतनी हालत खराब है, तो क्या किसी को इसका फायदा उठाने देना चाहिए? तो दूसरा मुद्दा ये हो जाता है। जी, ये बताएं कि क्या इस चीज को पहले ही रोका जा सकता था, या अब हम जो रोक रहे हैं तो इसका चाइना और इंडिया के रिश्तों पर इंप्लीकेशन क्या है? इसको पहले रोका जा सकता था, लेकिन पहले इस विषय में जानकारी ही बहुत कम थी। इसमें दो या तीन मुद्दे आ जाते हैं।
पहला मुद्दा ये है कि जो इंडिया में आजकल जो ज्यादातर स्टार्टअप हैं और जो खासकर जो यूनिकॉर्न है जिनकी की कीमत $1 अरब से ज्यादा है, इनमें से ज्यादातर काफी घाटे में चल रही हैं। तो इन कंपनियों को हर कुछ महीने में या एक साल में नई इक्विटी उठानी पड़ती है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो इसलिए इनको मार्केट जाना पड़ता है। अब यहाँ पर समस्या ये हो गई है कि अगर हम भारत के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देखें जो प्राइवेट इक्विटी में पैसा लगाते हैं, इन इन्वेस्टर्स के पास 10 करोड़ या $1 अरब किसी कंपनी में डालने की क्षमता नहीं है। तो मजबूरन जो भारत की ये यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, इनको किसी विदेशी निवेशक के पास ही जाना पड़ेगा। अब वो विदेशी निवेशक कौन हो सकता है? यहाँ पे सिर्फ 3-4 लोग हैं। जापान का सॉफ्ट बैंक है, साउथ अफ्रीका की नेस्पर्स है, अमेरिका से बड़ी सारी कंपनियां और इन्वेस्टर हैं, और चौथा ग्रुप ये चीनी कंपनियों का है। तो पहले ही अगर हम इसे रोक लेते तो भारत की काफी सारी कंपनियों को अच्छा सही वैल्यूएशन मिलने में प्रॉब्लम होती, समस्या होती। तो पहले रोकना उचित नहीं था। अभी तो क्योंकि मार्केट खराब है इसलिए शायद ये रोकना उचित है। बिल्कुल ठीक है कि आप यहाँ पर अभी कोई ऐसा ना हो जाए कि वैल्यू कम हो गई और बाहर की कंपनियां आकर के डिस्ट्रेस सेल में खरीद लें, तो ये रुकावट तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये पहले बात क्यों नहीं समझ में आई कि भारत में अगर रिस्क कैपिटल पैदा करना है और जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स थे स्टार्टअप स्पेस के, उनको यहाँ पर बंदिशों को हटा देते, भारत के भी लोग इसमें पैसा लगा सकते थे, वो बस हम मिस कैसे कर गए? देखिए ये तो हमारी खुद की समस्या है कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि लोग प्राइवेट इक्विटी में पैसा डालें। दूसरा मेरे ख्याल से अब जैसे अमेरिका में या चाइना में ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां हो गई हैं, गूगल, फेसबुक या अलीबाबा, जिनके पास करोड़ों अरबों डॉलर की बैलेंस शीट है। वो ये पैसा प्राइवेट इक्विटी में ये सोच के लगाते हैं कि हमने 100 इन्वेस्टमेंट किए, जिनमें से अगर 5 भी चल जाए तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये वाली सोच शायद भारत में नहीं है, पैसा भी नहीं है और वो सोच भी नहीं है उस लेवल की। जी, अब ये बताएं कि जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, वो है कि चाइना से सतर्क रहो, लेकिन चाइना सारी दुनिया से इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व और इंटेंगल्ड है कि इसको डिसइंटेंगल करना बहुत मुश्किल होगा। भारत और चाइना के जो संबंध रहे हैं उसको देखते हुए अगर हम ये कोशिशें करेंगे तो उसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन हम पर क्या हो सकता है, डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? देखिए, अगर ये जो कदम अभी हमने उठाया है कि चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट पे नजर रखी जाएगी, ये कदम अगर हमने 2 या 3 साल पहले उठाया होता तो वो ज्यादा मुश्किल पड़ता उसको, क्योंकि चाइना इस पर डिप्लोमेटिकली या जियोपॉलिटिकली हम पर कुछ अटैक कर सकता था। जैसे कि पाकिस्तान चाइना का बहुत बड़ा समझ लीजिए क्लाइंट स्टेट है, तो पाकिस्तान के जरिए चाइना भारत को समस्या पहुंचा सकता था, या फिर श्रीलंका के जरिए या कहीं और से। अभी आज की तारीख में कोविड की वजह से एक नैरेटिव ये बन गया है कि चाइना ने इस महामारी को जो शुरू में छिपाया, जो कवर अप किया है, उसकी वजह से ये महामारी बहुत बुरी तरह से फैल गई है। तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुद्दा हो जाता है। दूसरा मुद्दा ये हो जाता है कि महामारी की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है और सप्लाई चेन है वो रुक गई है। तो अब कंपनियों को ये पता चल रहा है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह से कराना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क है। तो इन दोनों नए फैक्ट्स की ये दोनों नई चीजें जो हमें पता चली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क, इसकी वजह से हमारे पास जो भारत के पास जो मैन्यूवर करने का जो जगह थी वो बढ़ गई है। और दूसरा, बहुत सारे और देशों ने भी चाइना पे इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो उससे भी थोड़ा सा हमारा काम आसान हो गया है। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे अमित, आपने कहा कि मैन्यूवर करने की गुंजाइश बढ़ गई है। हम लोग ये एक दूसरे से हमेशा कहते रहते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाइना का काफी मैन्युफैक्चरिंग का काम हम यहाँ ला सकते हैं, बार बार कहते हैं। अभी फिर ये अपॉर्चुनिटी दरअसल है, ये हम मानते हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इकोसिस्टम तैयार है, पॉलिसीज तैयार है? देखिए, ये आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा है, क्योंकि तैयार तो हम कभी नहीं होते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है और हमें उसका फायदा उठाना पड़ता है, चाहे हम तैयार हो चाहे ना हो। अब पिछले 20 साल में यह हुआ है कि विश्व की काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चली गई है। आज एक बार एक मौका आया है कि उसमें से कुछ मैन्युफैक्चरिंग चाइना से निकाली जा सके। मतलब वो चीज हमारे हाथ में नहीं थी। इसके बाद जो कुछ भी होता है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे उसके बाद हम उसको कैसे एनकरेज करते हैं, वो सारा हमारे हाथ में है। तो इसको करने के और कई तरीके हैं।
जैसे पहले अगर हम कहते कि किसी एक कंट्री से हम फलाना चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसे शायद WTO में चैलेंज किया जा सकता था और किया भी जाता था। तो आज हमारे पास ये मौका आ गया है, हम ये कह सकते हैं कि महामारी को देख के हमने ये देखा है कि किसी भी एक जगह पे अगर कंप्लीट रिलायंस हो तो वो खतरनाक होता है। इसलिए फ्यूचर में कोई भी क्रिटिकल इंडस्ट्री है उसकी समझ लीजिए 30, 40, 50% से ज्यादा रिलायंस एक सोर्स पे नहीं होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि हमारे जो क्रिटिकल सेक्टर है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए रेलवे है, उसका एक लेवल से ज्यादा इंपोर्ट चाइना से नहीं हो पाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें लोकली ही करनी पड़ेगी। एक बार ये स्पेस क्रिएट हो जाए, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम सभी ये बात करते रहे हैं और यही समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया, पूरी इकोनॉमी, इसके स्ट्रक्चर और देशों के रिश्ते सब कुछ रीसेट हो रहे हैं और इसको हमको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि वायरस तो कैसे मूव करता है पता नहीं, लेकिन सरकारें कैसे मूव करती हैं, खास करके भारत और चीन के संदर्भ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अमित, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू संजय।